So, hello students, good evening once again. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म हम कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में दो लेक्चर हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे और जो सीधा क्वेश्चन भी आता है आईआईटी में वो स्टीरियो का ही होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही होता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको याद दिला दें, कल संडे आपकी टेस्ट होगी और वो टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में होगा और उसका डिटेल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की। आपको कैसे वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर करना है, कैसे आंसर भेजना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा लेक्चर आज का कंप्लीट कर लेते हैं। सो आइसोमेरिज्म ये जाएगा 23 ऑफ मे ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू में मैंने डिफाइन किया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट positions of atoms or groups in three-dimensional space. Different positions of atoms or groups in three-dimensional space, ये हमने डिफाइन कर रखा था। इसकी क्लासिफिकेशन भी मैंने शुरुआत में दी थी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। बताया था ना। कॉन्फिगरेशनल जिसे फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और उसके बाद था कन्फर्मेशनल। तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। Geometrical isomerism arises due to restricted rotation. Due to restricted rotation of atoms or groups in space about a covalent bond. It arises due to restricted rotation of atoms or groups in a space about a bond।
किसी बॉन्ड के अबाउट ग्रुप्स का रोटेशन अगर स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड हो, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। अब सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है ये जरा हम समझते हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फ्री रोटेशन समझना पड़ेगा कि फ्री रोटेशन क्या होता है। अगर हम इथेन लिखते हैं तो हम सबको मालूम है कि इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। और अगर इसको 3D में हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से 3D में दिखेगा। लेकिन इस इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और उस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम चाहें तो फ्रंट वाले पोर्शन को फिक्स करके रियर वाले पोर्शन को घुमा सकते हैं स्टीयरिंग की तरह। फ्रंट वाले पोर्शन को मान लो हमने फिक्स कर दिया और रियर वाले पोर्शन को ऐसे रोटेट कर दें से बाय 60 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन? फ्रंट वाले को हमने फिक्स रखा है, रियर वाले को 60 डिग्री से जब हम रोटेट करेंगे तो ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन रोटेट होके इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये वाला। दो बॉन्ड के बीच का रोटेशनल स्पैन है 120 डिग्री का, तो हमने 60 डिग्री से रोटेट किया है तो दोनों बॉन्ड जो अभी दिख रहा है उसके बीच में पोजीशन आ जाएगा हाइड्रोजन का। दैट इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। दिस शुड बी एब्सेंट फॉर ए कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसको ध्यान से देखना क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो ओनली। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां भी ये सब आएगा। तो फ्री रोटेशन को समझने के लिए एक मॉडल का मैं हेल्प लेता हूं। आप देख सकते हैं ये एक मॉडल है जिसमें ये दोनों कार्बन जिसको मैंने होल्ड कर रखा है, ये दोनों कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उसके अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स है 1 2 3, इधर भी 1 2 एंड 3। मैंने हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दोनों जगह हाईलाइट किया है रेड स्फेयर से। फिलहाल दोनों रेड स्फेयर आमने सामने हैं, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री है और इसलिए इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया 60 डिग्री रोटेशन, जितना चाहे रोटेट कर लो। ये हो गया 180 डिग्री रोटेशन। देखो दोनों हाइड्रोजन 180 डिग्री पे आ गया जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है। और घुमा दो, जितना मर्जी घुमा दो, फिर से वापस वहीं आ गए। रोटेशन फ्री है और इसलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। ये बात समझ में आ गई सबको? सो फ्री रोटेशन, देन व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? What is restricted rotation? अगर हम कोई एक डबल बॉन्ड लें
तो डबल बॉन्ड के अबाउट प्लेनर स्ट्रक्चर है, और मान लो यहां पे हमने 2 क्लोरीन को रखा है। फिलहाल दोनों क्लोरीन एक ही साइड में है पाई बॉन्ड के, दोनों क्लोरीन पाई बॉन्ड के एक ही साइड में है पाई बॉन्ड को इस तरह से अलोंग द पाई बॉन्ड देखें तो 2 क्लोरीन ऑन द सेम साइड। क्या हम कोई रोटेशन करके ऐसा कर सकते हैं कि दोनों क्लोरीन पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड में चला जाए? नहीं कर सकते। हम इसे यहां पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। टू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्री रोटेशन ऑफ 1। इसको समझने के लिए फिर से मैंने एक मॉडल रखा है, यहां पे देखोगे ध्यान से। ये है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, 2 बॉन्ड है। और यहां पे ये दोनों रेड स्फीयर मान लो अभी क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसे एक साइड को फिक्स करके दूसरे साइड को रोटेट नहीं कर सकते। घूमेगा तो पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा, और पूरा स्ट्रक्चर अगर घूमेगा तो दोनों क्लोरीन का पोजीशन सेम साइड ही रहेगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात सबको? आप इसको जितना देर मर्जी घुमाते रहें, ये कभी भी इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। 1 कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 बाय सिंपल रोटेशन। ये बात समझ में आई आप सबको? 1 cannot be converted into 2 by simple rotation. Therefore, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। Rotation is restricted about डबल बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट नॉट सफिशिएंट। केवल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और हम कह दें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऐसा नहीं है। इसके आगे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिलहाल जो हमने दिखाया है दोनों 1 and 2 दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म, अनदर इज कॉल्ड E and Z आइसोमेरिज्म। E and Z का फुल फॉर्म आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। तो सिस-ट्रांस एंड E and Z दे आर द 2 टाइप्स ऑफ 2 क्लास ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज जरा हम सिस एंड ट्रांस से स्टार्ट करते हैं। सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको, सिंपल है, सबको मालूम है। अब इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के अलावा भी कई जगह होते हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं अबाउट डबल बॉन्ड। सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड अभी केवल देखते हैं। अगर दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप
पाई बॉन्ड के सेम साइड में आ जाए, और किस तरह से देखना है, अलोंग द पाई बॉन्ड है, क्रॉस द पाई बॉन्ड नहीं देखना है। अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप पाई बॉन्ड के सेम साइड में आ जाए तो उस आइसोमर को हम सिस आइसोमर कहते हैं। और अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में आ जाए तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। सिस एंड ट्रांस का डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया। अब क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए, जरा सा वो देखें। सबसे पहले तो कि सिस एंड ट्रांस must be non interconvertible by रोटेशन। ये दोनों नॉन इंटरकन्वर्टेबल होना चाहिए थ्रू रोटेशन, रोटेशन के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, cis and trans must exist independently। इसका मतलब समझो क्या हुआ, must exist independently। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सपोज करो कोई कंपाउंड हमारे पास इस तरह का है, किसी ने इसे देख लिया तो वो कहेगा सिस, और किसी ने इसे देख लिया तो वो क्या कहेगा, ट्रांस। यानी कि इस कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, डबल बॉन्ड है तो रोटेशन तो रिस्ट्रिक्ट हो गया। दैट इज द फर्स्ट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये जो कंपाउंड सामने दिख रहा है इसमें सिस एंड ट्रांस एक ही कंपाउंड में साइमल्टेनियसली दिख रहा है, जो कि अलग नहीं हो सकता। सिस एंड ट्रांस appearing in the same structure, hence does not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंडिपेंडेंट अलग अलग होना चाहिए, ये सिस है या ट्रांस है। तो अब हम एक मिनट पहले जरा डबल बॉन्ड के अबाउट क्या क्या सिचुएशन होता है उसका एक जनरल केस देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं CAA। इसका मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सभी ग्रुप आइडेंटिकल हैं, जैसे AA एग्जाम्पल इथीन ले लो, टेट्राक्लोरोइथीन ले लो। इन सब में क्या है, सिस भी है एंड ट्रांस भी है साइमल्टेनियसली, और इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। दूसरा केस देखो, CAA CAB A B, जैसे
H H H CH3। इसमें भी साइमल्टेनियसली सिस भी है और ट्रांस भी है, और इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब आ जाओ तीसरा, CAA CBB, AABB। इसमें तो वैसे ही नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि पाई बॉन्ड के सेम साइड में दो आइडेंटिकल ग्रुप है ही नहीं, और इसलिए ये भी नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, इन तीनों में एक पॉइंट कॉमन है, इन तीनों में कम से कम एक ऐसा sp2 कार्बन है जिसपे कि दो आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो याद रखना आज से कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर किसी एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो आइडेंटिकल ग्रुप है तो वो कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। So if there are two identical groups at one of the sp2 carbon, it do not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। समझ गए? अब आ जाओ फोर्थ कैटेगरी पे, CAB CAB। C डबल बॉन्ड C, A B B। एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दिखाया था डाइक्लोरोइथीन वाला केस, 2-ब्यूटीन ही ले लो। ये फिलहाल सिस है, लेकिन ये दोनों ही साइड से सिस है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कॉन्जुगेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दोनों को अपोजिट साइड में, ए को कर दो, बी को भी अपोजिट साइड में कर दो। जैसे ClCl HH CH3 CH3 H H, ये अब ट्रांस है, और इसलिए इस कैटेगरी का मॉलिक्यूल CAB कैटेगरी का मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दोनों साइड में सिस होना जरूरी नहीं है, एक साइड में भी सिस हो और उसका कॉन्जुगेट अगर एग्जिस्ट करता हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5, केस नंबर 5। अगर हो CAB CAD, अगर हम इधर A लेते हैं, इधर B एंड D लेते हैं, तो इसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गया सेम साइड में। इधर ये डिफरेंट है, उससे मतलब नहीं है। एक साइड भी दो आइडेंटिकल ग्रुप अगर आ गया और उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता हो, इसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट कर रहा है AABB, इट इज BD,
डी लिया है हमने, इट इज ट्रांस। So this category of compound does show geometrical isomerism। सिस के लिए दोनों साइड आइडेंटिकल पेयर होना जरूरी नहीं है, एक साइड भी अगर आइडेंटिकल पेयर आ जाए और उसका कॉन्जुगेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो, देन दैट कंपाउंड डज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आ जाओ लास्ट कैटेगरी 6CABCDE, ऑल फोर ग्रुप डिफरेंट हो गया। जैसे ABDE, एग्जाम्पल FClBrI। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगी। अगर हम एक स्ट्रक्चर और बनाएं FClIBr, अगर आप देखो फर्स्ट वाला तो F और ब्रोमीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन पास में है, जबकि यहां पे वो फ्लोरीन ब्रोमीन दूर हो गया। तो 3D में स्पेस में डिफरेंट तो है ही, बट कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस कैटेगरी का आइसोमर्स EZ आइसोमेरिज्म शो करेगा, E एंड Z आइसोमेरिज्म शो करेगा। इट इज ज्योमेट्रिकल बट नॉट सिस ट्रांस। E एंड Z टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस इट डज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं, ये दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म E एंड Z। तो E एंड Z कब होगा, जब सभी डिफरेंट हो जाए, सभी नॉन आइडेंटिकल फंक्शन ग्रुप हो जाए। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जनरल केस। अब पहले इस पे कुछ सिंपल छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल की वर्किंग करते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि C2H2Cl2 has 3 isomers। One, two, three। Draw their structures। Draw their structures and compare their dipole moments। Draw their structures and compare their dipole moments। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले C2H2Cl2, ये C2H4 पे बेस्ड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, समझ गया। इसमें एक पाई बॉन्ड है। अब 2 क्लोरीन है, तो सबसे पहले तो उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं शो करेगा। दूसरा, अब दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन पे रख के देखो, डिफरेंट कार्बन पे 2 क्लोरीन के रखने का 2 पॉसिबिलिटी बनता है। 2 क्लोरीन ऑन द सेम साइड, 2 क्लोरीन ऑन द ऑपोजिट साइड। अगर इसकी हम नंबरिंग करें
तो सबसे पहले 1 and 2 में क्या रिलेशन है? दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। 1 and 3 में क्या रिलेशन है? दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन 2 and 3 में क्या रिलेशन है? दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 2 is cis, 3 is trans। अगर इसके डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना हुआ तो सबसे पहले तो थर्ड को देखो, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। इट विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। बचा फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम देखें फर्स्ट एंड सेकंड को तो फर्स्ट में क्या है बच्चे? फर्स्ट में दोनों क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री का एंगल है क्योंकि कार्बन पे हाइड्राइसन sp2 है। तो अगर हम CCl वेक्टर, डाइपोल वेक्टर को x से डिनोट करें, अगर दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी x हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा केस लो इसका, सिस वाले का। अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करें और इसे एक्स्ट्रापोलेट करें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ पे एंगल अबाउट 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये दोनों वेक्टर 60 डिग्री एंगल पे है और अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर 60 डिग्री एंगल पे हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर ये x है, ये x है तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ होगा जिसकी वैल्यू x से ज़्यादा होगी। स्पष्ट है? तो पोलैरिटी में क्या रिलेशन है? थर्ड सबसे कम, उसके बाद 1, फिर 2। डाइपोल मोमेंट थर्ड की सबसे कम है, फिर 1 और सबसे ज़्यादा 2 की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देख लिया और इसमें थोड़ा डाइपोल मोमेंट भी देख लिया, है या नहीं? अगर आपसे पूछा जाए अब कि C5H10 के कुल कितने, हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर्स, देखते हैं। एसाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, तो पाई बॉन्ड इसमें है। अब अगर हम लीनियर चेन ले लें और देखें इसमें पाई बॉन्ड की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। टर्मिनल पे आ गया, ये हो जाएगा CH2 डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गया, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब इसको अंदर ले जाओ, यहां पे 2 पेंटीन। अब मैं जरा इसको इस तरह से लिख रहा हूं 2 पेंटीन को, ये है 2 पेंटीन एंड फिलहाल ये सिस है। क्या इसका ट्रांस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। H CH3 and C2H5
इट इज ट्रांस। तो 2 पेंटीन के लिए हम 2 आइसोमर काउंट करेंगे, सिस एंड ट्रांस। 3 पेंटीन होगा नहीं, क्योंकि अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये लेफ्ट साइड से फिर 2 हो जाएगा। तो 1 पेंटीन 2 पेंटीन, 2 पेंटीन के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए सिस एंड ट्रांस। अब चेन लेंथ को कम करते हैं, चेन लेंथ 4 का कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो मिथाइल जो बचा वो यहां होगा। अगर ऐसा कर लिया तो इसमें डबल बॉन्ड कहां कहां लग सकता है? डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि 2 आइडेंटिकल ग्रुप आ गया एक कार्बन पे। और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो सकती है? तो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये भी नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि फिर से इस कार्बन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप आ गए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप। इसको भी सिंगल काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड को लेफ्ट टर्मिनल पे लेके जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, इसमें होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं होगी। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर अपने को मिला और किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। 3 पहले ही मिल चुका है। अब 4 के चेन के बाद क्या हम 3 का चेन कर सकते हैं? अगर हम 3 का चेन लें 1 2 3, तो बाकी दोनों कार्बन यहीं पे आ जाएंगे। कैन नॉट एकोमोडेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को एकोमोडेट नहीं कर सकता। समझ गए? तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक सिचुएशन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब 2 डबल बॉन्ड आ गया। अगर ऐसा आ जाए तो दोनों डबल बॉन्ड पे इंडिविजुअली पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। देखते हैं जरा। अगर हम इस डबल बॉन्ड पे देखें, इस डबल बॉन्ड पे इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे 2 नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, H एंड CH3, और इस कार्बन पे भी 2 नॉन आइडेंटिकल ग्रुप हैं, H एंड द अदर पार्ट ऑफ द चेन CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसलिए ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, यानी कि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। उसी तरह से दूसरे साइड में चलें तो यहां अगर देखें वही सिचुएशन है, यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, सिस ट्रांस, इस तरह से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। C डबल बॉन्ड C CH3 H H C डबल बॉन्ड C H H CH3। यहां भी सिस, यहां भी सिस, सो इट इज सिस। इसी तरह से इसका अगर और हम आइसोमर ड्रॉ करते हैं तो
C डबल बॉन्ड C, H H CH3 H CH3। यहां देखो ट्रांस ट्रांस क्या हो गया ये, इट इज ट्रांस ट्रांस। और अगर हम एक जगह सिस और एक जगह अगर ट्रांस ले लें, मान लो यहां पे सिस ले लेते हैं और यहां पे ट्रांस ले लेते हैं, सिस ट्रांस। अब ये डाइन सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी नंबरिंग किसी भी एंड से हम कर सकते हैं। एक बच्चा ने इसकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किया तो वो इसको पढ़ेगा सिस ट्रांस, एक बच्चा राइट टू लेफ्ट किया वो पढ़ेगा ट्रांस सिस, दोनों ही सही होगा। समझ गए? सो इट इज सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। ये दो अलग अलग नहीं काउंट होगा, सिंगल काउंट होगा। समझ गए? तो इस तरह से अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुए, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुए, है ना? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस एंड सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, जो चाहे हम बोल लें, है ना? तो अगर आपसे कहा जाए कि 1, 2, 3, 4 टेट्राक्लोरो 1,3 butadiene, how many stereoisomers? And compare their dipole moment. देखते हैं 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड क्लोरीन इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, काफी कुछ ये पीछे वाला केस हो गया। अगर हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना चाहें तो C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। अगर हम सिस लेते हैं यहां पे और यहां भी सिस लेते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, सिस सिस। अगर हम यहां पे मान लो इधर हमने ट्रांस ले लिया और इधर भी हमने ट्रांस ले लिया, इसे बोलेंगे फर्स्ट, और ये हो गया ट्रांस ट्रांस ट्रांस। सिमेट्रिकल है तो सिस ट्रांस लो या ट्रांस सिस लो, एक ही बात होगी, है या नहीं? सो सिमेट्रिकल C डबल बॉन्ड C, सिस ट्रांस ले लेते हैं, सिस एंड ट्रांस। इसको हम 3 कहते हैं। तो ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के लिए,
जिसमें ये नॉन पोलर है, ये इसे कैंसिल करेगा और ये इसे कैंसिल कर देगा, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। अब बात रही 1 and 3 की। अगर हम देखें 1 and 3 को ध्यान से, तो ये वाला वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, एंटी पैरेलल है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट भी 0 होगी। क्या थर्ड की भी 0 होगी? नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बीच से निकलेगा और इसलिए ओनली थर्ड इज पोलर। बाकी दोनों ही नॉन पोलर हैं। समझ गया? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज करो हमसे किसी ने पूछा ब्यूटानल, या ऐसा करो कीटोन बना लो 2-पेंटानोन। कोई पूछे आपसे कि इसके कितने इनॉल टॉटोमर एग्जिस्ट करेंगे। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है इनोलाइजेशन में, और इसके पास 2 तरह के अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी और इधर भी। तो अगर हम इसके राइट साइड से देखें तो यहां OH, ये CH2 हो जाएगा, CH2, और ये सिंगल आइसोमर काउंट होगा क्योंकि CH2 एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता, इट विल बी काउंटेड एज 1। लेकिन जब लेफ्ट साइड वाले के साथ इसका हम टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये बनेगा और यहां पे हाइड्रोजन है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें फिलहाल जो दिख रहा है ये H और OH एंटी पोजीशन पे है, ट्रांस पोजीशन पे है। यही अगर हम इसका दूसरा आइसोमर बनाएं CH3 OH H like this, तो ये कॉन्जुगेट बना दूं उसका पहले वाले का, और इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ इनॉल टॉटोमर्स हो जाएंगे 3 इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो देयर आर टोटल 3 आइसोमर्स। समझ गए? तो इस तरह से नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम इंक्लूड करने लगे। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ही होता है? नहीं, किसी भी डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्कोप रहता है। एक एग्जांपल से समझो, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये एक ऑक्साइम है। एल्डिहाइड कीटोन में आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया गया होगा। इसमें नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसलिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड होगा ही,
सॉरी नाइट्रोजन है यहाँ पे। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, और इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये देखो इसका कॉन्जुगेट बन गया, हाइड्रोजन और OH जो है वो डिस्टेंट हो गया, दूर हो गया। सो ऑक्साइन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक कंपाउंड होता है इस तरह का C डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। अगर हम देखें तो यहां भी लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन फिर से sp2 हाइब्रिडाइज, और इसलिए फिर से यहां पे हम इस तरह से देख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया, लेफ्ट वाले कार्बन पे भी लगा दिया। इट इज इक्विवेलेंट टू सिस, है या नहीं? और अगर ऐसा ना हो, हाइड्रोजन ऊपर हो, CH3 इधर लोन पेयर और इधर हाइड्रोजन, नाउ दे आर सिस ट्रांस आइसोमर्स। समझा? तो अगले क्लास में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे स्लो जा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है और इसलिए पूरी ग्रेस्पिंग होनी चाहिए। तो अगले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, वो करते हुए और फिर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की तरफ जाएंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।